किसी भी वायरस का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने का दो ही रास्ता है, हमारा नाक और मुंह। जब भी कोई भी वायरस इन दोनों में से किसी भी छिद्र से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसे तुरंत डिसइंटीग्रेट करके बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसके लिए वो सिम्टम्स का यूज करता है, सर्दी, खांसी और बुखार। जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो नाक और मुंह के रीजन को पहले इन्फेक्ट करता है, तो बॉडी इसे डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालने के लिए हीट और ह्यूमिडिटी का यूज करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा होता है और हमें सर्दी और खांसी हो रहा होता है। साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं कि हीट और ह्यूमिडिटी में वायरस हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जस्ट इसके उल्टा ड्राई और कोल्ड में वायरस रेप्लिकेट करने लगते हैं। वैक्सीन इंडस्ट्री में भी वैक्सीन बनाने के लिए इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि वैक्सीन में वायरस को डेड फॉर्म में डाला जाता है। तो वैक्सीन इंडस्ट्री में वायरस को डेड करने के लिए हीट और ह्यूमिडिटी का ही यूज किया जाता है। ऐसे साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि कोविड लाइक जो वायरस होते हैं उसे यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो यह 28 देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर को जस्ट आप डबल कर दें, 40 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये मात्र 24 आवर्स में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और टेम्परेचर को 20 डिग्री फर्दर आप इंक्रीज कर दें, 60 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो मात्र 30 मिनट सफिशियंट है वायरस को इनएक्टिव करने के लिए। और टेम्परेचर को फर्दर आप 20 डिग्री इंक्रीज करके 80 डिग्री सेल्सियस कर दें तो मात्र 1 मिनट चाहिए, वायरस इनएक्टिव हो सकते हैं। और यदि टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो मात्र फ्यू सेकेंड्स में ही वायरस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये साइंटिफिक एविडेंस ये बताते हैं कि बॉडी हमारा जब भी वायरस अंदर गया तो क्यों फीवर्स जनरेट कर रहा है, क्यों फीवर्स आ रहे हैं। इसलिए आ रहा है कि वह उसे डिसइंटीग्रेट कर सके। और कफ एंड कोल्ड क्यों हो रहा है, ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। तो जब भी हमारे शरीर में वायरस आएगा तो हीट का इंक्रीज होना और ह्यूमिडिटी का होना स्वाभाविक सा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सर्दी, खांसी, बुखार हमारे दुश्मन हैं, हमें मारने के लिए आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सर्दी, खांसी, बुखार जो आ रहे हैं ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकें और बाहर निकाल सकें। लेकिन होता क्या है कि जब भी हमें सर्दी, खांसी, बुखार होता है तो जनरली हम पैनिक में आ जाते हैं और दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। जैसे हम पैरासीटामोल जैसे मेडिसिन का सेवन करने लगते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। और कफ एंड कोल्ड के लिए जब हम मेडिसिन लेने लगते हैं तो कफ एंड कोल्ड भी सप्रेस होने लगता है। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, तो इस केस में होता क्या है कि वायरस को फैलने के लिए समय मिल जाता है। और कई बार हम एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी यूज करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को और सप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है। तो बॉडी वायरस से फाइट नहीं कर पाता है और वायरस फैलने लगता है। इस कारण से कई बार हमने देखा है कि वायरस फैलते हुए अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम से लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाने लगता है और लंग्स वगैरह को भी इन्फेक्ट करने लगता है। अभी पिछले 2 सालों में आपने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स देखे और न्यूमोनिया लाइक सिचुएशंस पैदा होने लगता है। फिर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर जैसे टूल्स का यूज किया जाता है और कई बार ये हमारी मृत्यु तक का कारण बनता है। क्योंकि जैसे आपने अभी देखा और समझा कि हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए और बाहर निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही हम कोल्ड और ड्राई वेदर में जाते हैं, एसी वगैरह में जाते हैं और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसे टूल्स का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि वायरस और रेप्लिकेट करेंगे, फैलेंगे और फिर ये हमारे मौत का कारण बन सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करे और हीट और ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखे, ताकि वायरस तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए और उसे शरीर बाहर निकाल दे और कुछ ही समय में शरीर पुनः स्वस्थ हो जाए और वायरस फ्री हो जाए। तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी फीवर के मैनेज करने के लिए, क्योर करने के लिए बना रखा है, जिसपे 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल का एक वीडियो है जिससे आप हीट के माध्यम से कुछ ही देर में, आधे से
1 घंटे के अंदर फीवर को ठीक कर सकते हैं। और 3 स्टेप फ्लू डाइट के ऊपर भी वीडियो है, जिसमें आप सिर्फ डाइट के माध्यम से किसी भी तरह के फीवर्स को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो, प्रोटोजोआ का हो, या किसी फंगस के थ्रू के कारण फीवर्स आ रहा हो, उसे आप ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक दूसरी टेक्निक सीखेंगे कि आप ब्रीदिंग के थ्रू कैसे अपने फीवर को मैनेज करें। प्राणायाम का इसमें हम यूज करेंगे, मुख्यतः 3 प्राणायाम का, जो बॉडी के हीट और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने में, मेंटेन करने में हेल्प करेगा, जिससे आप और इम्यूनिटी को भी आपका बिल्डअप करेगा, जिससे आप तुरंत जैसे ही आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आए, सर्दी खांसी बुखार आए, अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी आप फीवर से क्योर हो सकते हैं। और यदि इन तीनों वीडियोस को आप देख लें और तीनों को एक साथ अगर आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो नो डाउट कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स आएगा। तो सबसे पहला जो प्राणायाम हम लोग करेंगे फीवर को मैनेज करने के लिए, वह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के कई विधि हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स के लिए आप यदि हैंड मूवमेंट के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें तो टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा राइज होगा, आपके ओरल और नेजल रीजन में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे वायरस जल्दी इनएक्टिव हो सकते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए आपको करना क्या है, दोनों हैंड को शोल्डर के पास लेके आना है और श्वास भरते हुए, लंबा और गहरा श्वास रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हैंड को ऊपर लेके आएंगे। जब हैंड को ऊपर लेके आएंगे तो आपका पाम ओपन होगा, और श्वास छोड़ते हुए हैंड को नीचे लेके आएंगे तो पाम आपका लॉक होगा। आपको फास्ट मूवमेंट करना है, अपने शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए श्वास भरते हुए हैंड ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हैंड नीचे की ओर। ब्रीदिंग फास्ट और रैपिड होना चाहिए। मैं आपको अभी 40 सेट करके दिखा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। कोशिश करेंगे कि जब आप हैंड का मूवमेंट करें तो मानसिक रूप से काउंट करते जाएं। तो आपको करना कैसे है, चलिए देखते हैं। इस तरह से आपको कोशिश करना है, नंबर ऑफ रिपीटिशन एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा आप रख पाएँ। यदि आप 400 से 500 सेट कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अभी मैंने आपको 40 काउंट्स करके दिखाया है। जितना ज़्यादा आप रिपीटिशन कर पाएंगे, आप देखेंगे कि आपके इस रीजन में हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वायरस जो आपके इस रीजन में है वो बहुत जल्दी इनएक्टिव होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला जो हम प्राणायाम करेंगे वह है कपालभाति प्राणायाम। 400 से 500 रिपीटिशन भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आप कुछ सेकेंड का रेस्ट लेने के बाद अगला अभ्यास स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको एक्टिव एक्सहेलेशन करना है और पैसिव इनहेलेशन करना है। मीन्स जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो फोर्स के साथ श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर की ओर जाएगा। पेट को अंदर की ओर जितना आप सक कर सकते हैं करेंगे, और एक ही साथ श्वास को भी बाहर छोड़ेंगे। पेट का अंदर जाना और श्वास का बाहर जाना एक साथ होगा। और जब श्वास आप अंदर की ओर लेंगे तो वह सहज और स्वाभाविक होगा। उसमें आपको किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं करना है। बस श्वास छोड़ते समय आपको फोर्स अप्लाई करना है अपने स्टमक में, और श्वास को रैपिडली आपको बाहर छोड़ना है। जितना आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार स्पीड को मेंटेन रख पाएँ, उतना ज़्यादा आप हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ध्यान को आप कोशिश करें अपने नेजल रीजन पे लेके आएँ, और श्वास जो आपका बाहर जा रहा है उस पर आप ध्यान को केंद्रित करें, और इस रीजन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको महसूस करने का प्रयास करें। कपालभाति प्राणायाम कोशिश करेंगे कि आप जितना देर कर पाएँ, अगर आप 25 से 30 मिनट तक कर पाएँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। मैं अभी आपको ओनली 40 रिपीटिशन करके दिखा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। स्टमक जो आपका ये नेवल रीजन है,
तो स्टमक के मसल्स पे कमांड उत्पन्न करते हुए पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, मसल्स को अंदर की ओर खींचेंगे और साथ ही साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे और कंटिन्यूस एक रिदम के साथ, लय के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे घड़ी की सुई को आपने देखा है कि एक रिदम के साथ चलती है, वैसे ही आपको एक लय के साथ और एक रिदम के साथ कंटिन्यूस श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर लेके आना है। ध्यान को अपने नेजल रीजन के आसपास केंद्रित करके रखना है। देखेंगे कि आपको करना कैसे है। कोशिश करें कि प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आइज़ को क्लोज रखें, हर रिपीटिशन को काउंट करते जाएं और ध्यान को अपने नोज के पास जो श्वास बाहर आ रहा है उस पर केंद्रित करने का प्रयास करें। पेट के मूवमेंट को दिखाने के लिए मैं अपने हैंड्स को नेवल रीजन पे लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने 20 काउंट्स किया है, 20 काउंट्स और मैं कर रहा हूँ। आपको हाथ को नेवल रीजन में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं मूवमेंट को शो करने के लिए रख रहा हूँ। आप एक बार देखिए कैसे पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर आएगा। यह है कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम। इसे आप कोशिश करेंगे कि कम से कम भी 25 से 30 मिनट तक अगर आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इस रीजन पे आप देखेंगे कुछ ही देर 5-7 मिनट करने के बाद वार्म होने लगेगा, हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, ह्यूमिडिटी आने लगेगा, जो वायरस को इनएक्टिव करने में काफ़ी यूजफुल होगा। अगला अभ्यास हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए ध्यान को अपने गले पे लेके आना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरी श्वास को बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद गले पे ध्यान रखते हुए थायराइड ग्लैंड पे ध्यान को लाने का प्रयास करें अपने कंठ के पास और इस रीजन को, विशुद्धि चक्र वाले रीजन को, थायराइड ग्लैंड वाले रीजन को, या तो हम कहें जहां हमारा वोकल कॉर्ड है, इस रीजन को संकुचित करने का प्रयास करेंगे और संकुचन के साथ श्वास अंदर लेंगे। जितना बेटर आप इस रीजन को संकुचित कर पाएंगे, आप देखेंगे कि उसके बाद जब आप श्वास लेंगे तो एक फ्रिक्शन यहाँ उत्पन्न होगा। फ्रिक्शन उत्पन्न होने से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होने से इस रीजन पे जो वायरस हैं वो इनएक्टिव होने लगेंगे। आपको बस इस पे सीखना यह है कि कैसे गले को संकुचित करें और श्वास अंदर लें। अब गले को संकुचित करके श्वास अंदर लेने के बाद आपको जालंधर बंद लगा लेना है। जालंधर बंद लगाने के लिए चिन को कंठकूप पे ले आना है और जितना देर आप श्वास रोक पाएँ उतना देर श्वास को रोकने का प्रयास करना है। मीन्स आपको अंतःकुंभक करना है। फिर जब लगे कि श्वास को आप नहीं रोक सकते हैं तो आपको जालंधर बंद को ओपन करना है। जालंधर बंद ओपन करने के बाद आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ देना है। ऐसा रिपीटिशन आप करेंगे उज्जयी प्राणायाम का लगभग 21 बार। तो चलिए मैं आपको 3 बार करके दिखा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरी श्वास को बाहर निकाल देना है। ध्यान को गले पे रखते हुए, विशुद्धि चक्र पे रखते हुए वोकल कॉर्ड को संकुचित करने का प्रयास करना है, थायराइड ग्लैंड्स को संकुचित करने का प्रयास करना है। फिर संकुचन के साथ श्वास लेना है। तो एक फ्रिक्शन से एक लिटिल बिट साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साउंड आपको ज़बरदस्ती प्रोड्यूस नहीं करना है। आपका पूरा ध्यान गले के संकुचन में और संकुचन के साथ जो श्वास अंदर जा रही है तो उससे जो उत्पन्न हो रहा है फ्रिक्शन पे, यहाँ पे आप महसूस करेंगे श्वासों के फ्रिक्शन को। और साउंड प्रोड्यूस जितना हो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। आपको ध्यान श्वास पे, साउंड पे नहीं रखना है और साउंड प्रोड्यूस करने पे भी नहीं रखना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, संकुचन के साथ श्वास भरने का प्रयास करेंगे।
देन आपको जालंधर बंद लगा लेना है। जब लगे कि अब श्वास को अंदर रोकना पॉसिबल नहीं है तो जालंधर बंद को ओपन करेंगे, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। जरूरत महसूस हो तो बीच में एक दो सामान्य श्वास लेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, और महसूस ना हो तो आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। फिर से रिपीट करेंगे। कुंभक का अभ्यास आप जितना देर कर पाएँ उतना बेटर रहेगा। अपनी क्षमता के अनुसार जितना देर आप अंदर को श्वास रोक पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास करना है। इस अभ्यास को आप 21 टाइम कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हो सकता है आपको ये लगे कि इन अभ्यासों को करना लिटिल बिट तो डिफ़िकल्ट है और इतना ज़्यादा टाइम या इतना ज़्यादा रिपीटिशन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हो सकता है अगर आप योग का पहले से अभ्यास कर रहे हो तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं तो ना कर पाएँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ना भी कर पाएँ तो आप जितना कर पाएँ उतना आप करें, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेगा। इसके साथ आप 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल वाली वीडियो को देखें, जिसे कोई भी बहुत ही आसानी से, उसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ या पहले से आपको किसी ट्रेनिंग की या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। आप नेचुरली फीवर्स को बिल्कुल सेफ तरीके से ठीक कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, बल्कि साइड बेनिफिट्स ज़रूर हैं। प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप इन प्राणायामों को रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कभी वायरल प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी बिल्डअप होगा, आपका म्यूकोसा इम्यूनिटी हमेशा बना रहेगा, आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ शरीर में कभी भी कोई भी डिजीज़ सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। इन ए हेल्दी बॉडी नो डिजीज़ कैन बी सर्वाइव। तो अगर आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी हुई है, तो कभी भी आपको वायरल इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता है। कोई भी वायरस आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि आप इन प्रैक्टिसों को रेगुलर करते हैं तो कभी भी आपको ना तो कोई वायरल प्रॉब्लम आएगा, ना तो कोई हेल्थ इश्यूज आने की संभावना रहेगी। तो आप इसे फीवर मैनेजमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और अपने रेगुलर रूटीन में भी इन प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। फीवर को क्योर करने के साथ साथ यदि आप किसी भी तरह के रिस्पायरेटरी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी डिजीज हो या लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज हो, उनमें भी ये प्राणायाम काफ़ी यूजफुल होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उनको ठीक करने में, क्योर करने में। 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल और 3 स्टेप फ्लू डाइट के वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और नेचुरली फीवर को कैसे मैनेज करें वो सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे फिर से किसी इस तरह के यूजफुल वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्ते।